LCR सर्किट। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, है ना। इंडक्टर में कौन आगे? वोल्टेज आगे रहता है, रेजिस्टेंस में सेम रहता है, और कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे रहता है। याद है ना, LRC समझाए थे। ठीक है, अब हम लोग को कौन सा पढ़ना है? LCR। ठीक है, तो LCR में चलो इसका फेजर डायग्राम बनाओ तो। फेजर डायग्राम का मतलब उसमें आपको बनाना है करंट वोल्टेज किधर किधर रहता है, सब कुछ। बन गया? बना? देखो इधर देखो सब। करंट हमेशा किधर लेते हैं? एक्स एक्सिस में। इंडक्टर के अबाउट जो वोल्टेज रहेगा वो आगे, कैपेसिटर के अबाउट पीछे, और रेजिस्टेंस के अबाउट ये रहेगा। ठीक है, तो ये जो नेट वोल्टेज है वो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा। अब तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले VL और VC दोनों क्या है? अपोजिट। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि VL बड़ा है, ऐसे माने हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि VL बड़ा होगा, ऐसा मान लिए कि VL और VC में दोनों में से ये बड़ा है, तो इन दोनों का नेट क्या आ जाएगा? VL माइनस VC। अब VL माइनस VC और VR दोनों 90 डिग्री का है, तो यही होगा नेट वोल्टेज, और नेट वोल्टेज को लिखेंगे रूट अंडर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का रूट। अब समझो कि अगर VC बड़ा होता तो VC माइनस VL होता। ये ऐसे लिखो चाहे पलट के लिखो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। अब याद करो, इन तीनों को अगर इक्विवेलेंट किया जाए तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? Z। और Z को क्या बोलते थे? इम्पीडेंस। ठीक है, इसको नोट डाउन करो यहाँ पे जल्दी, फिर आगे बताते हैं।
बोलो 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 ना अगर हाँ कहीं का ऐसे ही इल्जाम लगाएगा जेई में जैसे दिखेगा। अरे ये तो कराया ही नहीं। तुम आया नहीं था, वो बात अलग है। हो सकता है क्या यही है। कराएंगे नहीं जी कलर कोडिंग। बना लिए। चल इसके बाद बताते हैं। अच्छा देखो, v इज इक्वल टू रूट अंडर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। अब ये नेट वोल्टेज है, तो नेट वोल्टेज को लिखेंगे आई इंटू जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रूट अंडर वी एल को लिखेंगे आई इंटू एक्सएल और इसको लिखेंगे आई इंटू एक्ससी प्लस आई आर का होल स्क्वायर। आई कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो z का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर आई सब कैंसिल हो जाएगा। एक्सएल को क्या लिखेंगे ओमेगा है, इसको लिखेंगे 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझो कि एक रेडीमेड इंपीडेंस का फॉर्मूला हो गया एलसीआर सर्किट का। ठीक है, रटना वटना नहीं कुछ। सीरीज में है कि पैरेलल में है सर? सीरीज में करंट अब यहाँ से थोड़ा आगे पढ़ना है, ठीक है। अच्छा पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, सब बताइए। हाँ ओमेगा एल। उतारिए यहाँ तक सब। अब देखो ध्यान से देखना। अच्छा वीएल को लिख सकते हैं आई इंटू एक्सएल और वीसी को लिखेंगे आई इंटू एक्ससी। इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, अगर एक्सएल बड़ा हो गया एक्ससी से तो वीएल बड़ा हो जाएगा वीसी से, और वीएल अगर बड़ा हो गया वीसी से तो इन दोनों का नेट इधर जाएगा। तो नेट वोल्टेज जो होगा वो आगे होगा कि पीछे? आगे, यानी ये होगा तो वोल्टेज लीड करेगा। और अगर एक्सएल छोटा हो गया तो वोल्टेज, तब नेट इधर इधर आता तो इसमें वोल्टेज लैग करेगा। समझ में आया सबको? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे। z इज इक्वल टू रूट अंडर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा जो मेन करंट जाएगा क्या उसको लिख सकता है डायरेक्ट v बाई जेड? ये कौन सा वोल्टेज है? ये वाला नेट वोल्टेज। और ये z क्या है? इम्पिडेंस। ठीक है, अब समझना ध्यान से। इफ अगर इस इक्वेशन में ओमेगा को हम वेरी करवाएं, किसको वेरी कर रहे हैं? ओमेगा। तो z वही रहेगा कि z वेरी करेगा? वेरी करेगा। अगर हम ओमेगा को वेरी करेंगे तो z वेरी क्या करेगा? वेरी करेगा।
तो मेरे को ये बताओ, अगर z वेरी करेगा तो i भी वेरी करेगा। तो पूछा कि आप ये बताओ कि i मैक्सिमम कितना होगा। तो बहुत सही कि i को अगर मैक्सिमम करना है तो z को मिनिमम करना है। तो i मैक्सिमम तभी होगा जब z का वैल्यू मिनिमम होगा। मैथ्स आता ही होगा कि अगर इसको मिनिमम करना है और इसमें वेरी क्या कर रहा है, ओमेगा, ये चीज तो कांस्टेंट है, ये चीज वेरी कर रहा है और इसको सबसे कम करना है, तो इस चीज का सबसे कम वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। क्या ये टर्म नेगेटिव में जा सकता है? अगर नेगेटिव में चला भी गया तो नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पूरे चीज का मिनिमम कितना होगा, 0। तो z मिनिमम तभी होगा जब ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c को कितना करना होगा, 0। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ओमेगा एग्जैक्टली इतना हो गया उस केस में ये दोनों बराबर हो जाएगा और उसी केस में z मिनिमम होगा और उसी केस में i मैक्सिमम होगा। अब मेरे को बताओ कि z का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होगा, r होगा। ये टर्म 0 हो चुका है, r स्क्वायर का रूट कितना होगा, r। तो जब z मिनिमम r होगा तो उस समय i मैक्सिमम कितना होगा। तो सिंपल याद रखना, ये i मैक्सिमम कितना होगा, और जब ये ओमेगा 1/√LC होता है, इसी स्पेशल केस को बोला जाता है रेजोनेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है तो क्या बोलोगे। कभी मत बोलना कि एक्स ये होता है, सिंपल बोलना रेजोनेंस तभी होता है जब सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होता है। और सर्किट में करंट मैक्सिमम कब फ्लो होता है, तब हमको बोलना है कि जब क्या होगा, ओमेगा कितना होता है 1/√LC, या फिर सिंपल हम बोलेंगे अगर ये है तो इसको क्या बोल सकते हैं कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ठीक है, अब मेरे को एक चीज और बता दो, देखते हैं कितने लोग तुरंत आंसर दे पाते हैं। एट रेजोनेंस वोल्टेज और करंट कौन आगे कौन पीछे, सेम होगा ना, क्योंकि एक्सएल एक्सी बराबर हो चुका है, दोनों कैंसिल मारेगा तो मेन वोल्टेज किसके तरफ चला जाएगा, करंट के। यानी एट द, लिख लो ये सब उतारने के बाद, एट रेजोनेंस voltage and current are in same phase। बुलाए के लिए कर लिया राउंडर सारे को, कहाँ आओ लोग उतारो, हम 2 मिनट में क्या किया, पैसा वैसा तो नहीं रहता मेरे पास, लिख लिए। तो रेजोनेंस के केस में करंट मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम उस समय, करंट डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, V बाय, और उस केस में वोल्टेज और करंट किस में रहेगा, सेम फेज। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो पावर फैक्टर। अच्छा एक मिनट पावर फैक्टर से पहले ना ना, आई और ओमेगा का ग्राफ बना दो तो, आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे लमसम। ये करंट है एलसीआर सर्किट में, करंट और ओमेगा का ग्राफ कैसा बनेगा तुम्हारे हिसाब से, अपना 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 अपना, हाँ।
बनाओ ना, एक बार बनाओ, काटने में मजा आता है। बनाओ तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा होगा, एक बार बनाओ, उसके बाद देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो बताएं हम, मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमम का ग्राफ पता है कैसा बनता है? जब हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि एक ही बार करंट मैक्सिमम होगा। मैथ्स में अगर सिंपल बोले जाए तो एक बार करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम, तो इसका मतलब हमको पता है मैक्सिमम का ग्राफ कैसा बनता है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि करंट जो मैक्सिमम होगा उस समय ओमेगा नॉट किसके बराबर होगा, 1/√LC। और ये भी बोल सकते हैं कि उस समय जो करंट होगा आई नॉट, एक बार Z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाना एलसीआर सर्किट के लिए। वाह, बहुत सुंदर हाथ है, इतना तो दिमाग है। इस बार कैसा बनेगा, ऐसा, और ये वाला फिर से लिख सकते हैं ओमेगा नॉट कितना, 1/√LC, और बताना ये वाला वैल्यू कितना होगा। Z मिनिमम होगा ना। समझ में आ गया ग्राफ कैसे पूछा जाता है। दो थोड़ा पैकेज वगैरह दो, एक्सी वर्मा दो, कुछ भी दो, थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एक पावर फैक्टर भी पढ़ाना था ना, लिख लो, टॉपिक लिख लो, दे दो। लिखो पावर फैक्टर, ये उतारने के बाद पावर फैक्टर। पावर फैक्टर खाली ये समझो कि ये एक टर्म है, ठीक है, और पावर फैक्टर का मतलब होता है cos फाइव, और ये फाइव कौन सा एंगल है पता है, मेन वोल्टेज और मेन करंट के बीच जो एंगल आता है उसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाइव से। ठीक है, लिख लो, फाइव इज द एंगल बिटवीन मेन वोल्टेज एंड करंट। जैसे कि हम एक सिंपल लेते हैं, आरसी सर्किट लेते हैं, ठीक है, आरसी सर्किट, इसका फटाफट फेजर डायग्राम बनाना था आरसी सर्किट का। आरसी सर्किट का फेजर डायग्राम बना और उसका कॉस फाई निकालो कितना आ रहा है जल्दी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जल्दी, आरसी सर्किट का कॉस फाई निकाल के बताओ कितना आएगा, 1, जीरो भी नहीं आएगा, 180 हो गया। चलो इधर देखो, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहा है, जीरो देख लेते हैं। करंट इधर बनाते हैं, वोल्टेज आर वाला इधर होगा, वी आर, वीसी किधर होगा, मेन वोल्टेज किधर आएगा,
हाँ अच्छा 45 दिख रहा है पूरा, थोड़ा बोलता तो 60 कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा मेन वोल्टेज, ये रहा मेन करंट, यही फाई हुआ। चलिए अब उस ट्राइंगल में बताओ कॉस फाई क्या लिखेंगे, इस ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल में कॉस फाई लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है वी, वी आर को याद है आई इंटू आर लिख सकते हैं, और V मेन वोल्टेज है ना, इसको लिखेंगे I इंटू जेड, तो cos फाई आ गया R बाई सी। और ये भी बता ही दो Z कितना लिखेंगे RC सर्किट में, रूट अंडर 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो गया इसका cos। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना cos फाई हमेशा कितना होगा R बाई जेड। हाँ हमेशा ही होगा, तुम कोई भी सर्किट उठा लो हमेशा R बाई जेड ही होगा हमेशा। हम्म, उतार लिए सब लोग, चलिए। क्वेश्चन लिखो। अच्छा लिख लो क्वेश्चन, लिख लो पहले। इंडक्टेंस लिखो 2 हेनरी, शॉर्टकट में लिखा रहा है क्वेश्चन। इंडक्टेंस का वैल्यू लिखो 2 हेनरी, एल का वैल्यू 2 हेनरी, कैपेसिटेंस का 18 माइक्रोफैराड 18, और रेजिस्टेंस का लिखो 10 किलो ओम, 10 किलो ओम is connected to an AC source, is connected to an AC source of 20 volt, connected to an AC source of 20 volt, लिखे, with adjustable frequency, connected to an AC source of 20 volt with adjustable frequency,
full stop. What frequency should be chosen? What frequency should be chosen to maximize the current in the circuit? To maximize the current in the circuit and find the maximum current. And find the maximum current. हाँ, ठीक है। हाँ? देखते हैं क्या ये वाला सर्किट अलग है क्या? ये इधर अलग है। जोड़ी थी पूरा ही, नहीं जोड़ पाए। अच्छा, हम जोड़ देंगे पूरे, जोड़ देते हैं जोड़। ये क्या है क्या चीज दिया था कुछ, ठीक है, लेकिन है क्या चीज? और ये क्या है? क्लास के बाद देखते हैं। चलो जी, हो गया होगा। डायरेक्ट वो बहुत सस्ता क्वेश्चन है। ओमेगा का वैल्यू डायरेक्ट बोल दिया ना, मैक्सिमम करंट करना है, तो ओमेगा का वैल्यू 1/√LC। और हमसे ओमेगा पूछा है कि फ्रीक्वेंसी, तो हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा को लिखेंगे कितना, 2 पाई एफ 1/√LC।
एलसीएम। तो फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर एलसीएम। और करंट मैक्सिमम पूछा तो डायरेक्ट क्या बोल देंगे, V/R। वोल्टेज कितना लिए, 20। रेजिस्टेंस 10,000। वो करंट आरएमएस आया कि एवरेज? आरएमएस। वोल्टेज आरएमएस था तो करंट भी क्या आया, आरएमएस। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट लिखो पावर। टॉपिक डालो पावर। पावर लिखो और उसके नीचे, अच्छा पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता था, V²/R I²R। और एक पढ़े थे V/I, हमने पढ़े थे ना। तो याद रखना किसी के भी अबाउट अगर हमको एवरेज पावर चाहिए इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में, तो डायरेक्ट लिखेंगे V/I और एक टर्म मल्टीप्लाई हो गया, क्या, cos फाई। इस cos फाई को याद है क्या बोलते थे, पावर। पहले ये उतारो सब लोग कि एवरेज पावर किसी के अबाउट होगा V/I/cos फाई। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ अगर सिर्फ इंडक्टर रहा, सिर्फ इंडक्टर, ठीक है, ओनली इंडक्टर, एवरेज पावर, अगर सिर्फ इंडक्टर रहेगा तो एवरेज पावर कितना होगा। सिर्फ इंडक्टर रहा तो वोल्टेज और करंट के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री। cos 90 0, तो एवरेज 0। अगर सिर्फ कैपेसिटर रहा फिर से 0 होगा। यानी कि इसके अबाउट कुछ पावर आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है। तो सारा पावर जो लॉस होगा या जो एवरेज डिसिपेट होगा वो किसके अबाउट, रेजिस्टेंस के अबाउट। समझ में आया? तो तुमको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखना है कि कोई भी सर्किट में अगर आपको एवरेज चाहिए तो डायरेक्ट लिखेंगे I²R/cos⁵, या फिर V²R/cos⁵, या फिर V/I/cos⁵। और ये सारा cos⁵ क्या है, पावर फैक्टर। और ये कौन सा पावर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ कौन सा करंट कौन सा वोल्टेज। हम लोग कौन सा पावर निकाल रहे हैं, एवरेज। तो ज्यादातर लोग समझता है कि यहाँ पे एवरेज लिखेंगे, लेकिन ये सारा चीज क्या होता है, आरएमएस। सब आरएमएस यूज करना। कोई भी सर्किट के लिए, कोई भी सर्किट। हो गया। अभी तक जितना सारा चीज पढ़े सब सीरीज में था कि पैरेलल में, सीरीज। अब लिखो अगर अच्छा पैरेलल में हुआ, देखो एक ही चीज बताएंगे, ये एक पैरेलल वाला तुरंत खत्म हो जाएगा। एक हम चीज बताते हैं, कोई भी एक सर्किट ले लेते हैं, जैसे कि आरसी सर्किट ही ले लेते हैं, इन पैरेलल। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया कैपेसिटर, और ये हो गया वोल्टेज।
ठीक है। इसमें कोई भी वोल्टेज मान लेते हैं V, यहां से कुछ भी करंट निकलेगा, कुछ करंट इसमें जाएगा I1, कुछ करंट इसमें जाएगा I2। I1 और I2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा I। ये हो गया मेन करंट। दोनों में क्या सेम, वोल्टेज। सीरीज में क्या सेम होता था, करंट। तो बस यहाँ सब कुछ उल्टा आप सोचना है कि अगर अब हमको फेजर डायग्राम बनाना है तो फेजर डायग्राम में इधर क्या लेते थे, करंट लेते थे। करंट इसलिए लेते थे कि सब में करंट क्या होता था, सेम। यहाँ क्या सेम है, वोल्टेज। तो सब में हम वोल्टेज लेंगे यहाँ। और अब हम करंट बांटेंगे, इसके अबाउट जो करंट होगा इसको आई आर लिखते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है, वोल्टेज की तरफ। यानी आई आर इधर ही होगा। और इसको लिखते हैं आई सी, कैपेसिटर। कैपेसिटर में कौन आगे कौन पीछे, जल्दी बता। उसको याद कर लो, याद है एलआरसी पढ़ते थे तो सी नीचे यानी वोल्टेज नीचे रहता था, करंट आगे रहता था। तो यहां पर करंट आगे होगा और वोल्टेज पीछे होगा, तो इस बार आईसी ऊपर बनेगा। समझ में आया। अब आईसी और आईआर दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो यही तुम्हारा आएगा मेन करंट, ये वाला। अब इस आई को हम लिखेंगे रूट अंडर आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई सी का होल स्क्वायर। इन सब को हम बोलेंगे कि ये मेरा नेट इम्पीडेंस है। वोल्टेज V, करंट कितना I। तो मेरे को ये बताओ, यहां पर इस फॉर्मूले में I को क्या लिखेंगे। अगर ये वोल्टेज V है, I है, Z है, तो I को क्या लिखेंगे, V बाई Z। IR को क्या लिखेंगे, V बाई R। IC को क्या लिखेंगे, सब में भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आएगा इंपिडेंस 1/Z इज इक्वल टू रूट अंडर 1/R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C होता ना, तो ये ओमेगा C किधर चला जाएगा। यानी ठीक उल्टा होता है सब कुछ। सीरीज में करंट उधर बनाना है और पैरेलल में वोल्टेज बनाना है, ठीक है। बनाओ इसको। इसमें पैरेलल वाला क्वेश्चंस नहीं है, पैकेज में होगा देना।
एक क्वेश्चन लिखो। हम पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, शायद आईआईटी का ही है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। हम्म।
देखते हैं, बाकी को बनाने दो।
हाँ जी, सारा आंसर एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 4 चारों है। हाँ नहीं आया ना, आ गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच आज है कि कल है? कल है। कल है। चल बताएं, हल्ला नहीं, हल्ला मत कर। सबसे पहले सारा सबके अबाउट वोल्टेज देखो, तो ये 10 दिया है ना, ये 20 और ये 20। अब यहां से ये देखना है कि अगर C और L के अबाउट वोल्टेज सेम आ गया, फेजर डायग्राम याद है, इधर VR इधर VL और इधर VC, अगर ये दोनों वोल्टेज सेम हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो जो मेन वोल्टेज होगा V, मेन वोल्टेज वो किसके बराबर हो जाएगा, VR। इसका मतलब ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा, 10, यानी मेन वोल्टेज 10 है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये भी पता हो गया कि ये तभी होता है जब रेजोनेंस होता है, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1/√LC, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। हमको निकालना क्या क्या है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और दिया हुआ है, उस समय करंट कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर। 10 वोल्ट और 2 एम्पियर है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस 5। ठीक है, उसके बाद V इज इक्वल टू IXC और V इज इक्वल टू IXL, दोनों पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ओमेगा भी, अच्छा ओमेगा, समझ में आ गया नहीं चैप्टर, बहुत आसान है, खाली बढ़िया से डील करोगे आ जाएगा आंसर। बहुत हंसी आ रहा है ना, लिखो। हाँ लिखो लिखो लिखो, लिखो बताते हैं। समझ में आया ना ये वाला। ये वोल्टेज अलोंग सी है, ये वोल्टेज अलोंग एल है, तो यहाँ लिखेंगे 20 इज इक्वल टू आई, तो वहां तो ही जाएगा, और एक्सी को लिख देंगे 1/ω_c। सारा खेल इस चैप्टर में फेजर डायग्राम का ही है, जिसको फेजर डायग्राम आ गया वो सब बना लेगा इसमें।
बताएं, लिखो। Write the equation of current. Write the equation of current I in the given circuit. एक मिनट, इसको ना इंडक्टर बना लो। रेजिस्टेंस को ले लो 40 और कैपेसिटेंस को ले लो, अच्छा इंडक्टर ना 1 हेनरी बना। ये आई का हमको इक्वेशन चाहिए। चलिए ट्राई करिए। आ गया, आ गया आंसर। हमको इक्वेशन चाहिए आई का। हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। बना बना सब। हाँ। अच्छी वर्मा देना। हाँ, ऑप्शन थोड़ी देंगे, हम लोग ऑप्शन से आंसर निकाल लेते हैं। हाँ, बनाने तो सबको ट्राई करने दो, सबका हो गया।
चलो देखो बताते हैं। सबसे पहले इसका अगर हल्ला बहुत करता है, सबसे पहले अगर इसका फेजर डायग्राम बनाया जाए, करंट आई इधर होगा, वी आर इधर हो जाएगा और वी एल ऊपर हो जाएगा, ये नेट वोल्टेज भी होगा, है ना, फेजर डायग्राम। अब करंट आई और ये रहा मेन वोल्टेज वी, ये एंगल फाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमको ये फाई निकालना हो, जेड तो तुरंत निकाल सकते हम लोग, या भी हो गया होगा, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, रूट अंडर 40 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। जेड का वैल्यू 50 आ रहा है सबका, तो 50 आ गया। करंट का इक्वेशन लिखे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 30t। अब ये देखना है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है कि आगे पीछे, आगे पीछे। तो करंट एक्चुअल में वोल्टेज से आगे है कि वोल्टेज से पीछे है, पीछे है। तो सबसे पहले माइनस लगाना, और कितना पीछे है तो 5। अब हमको फाई चाहिए, तो अब वो फाई कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना, इसमें अगर हम 10 फाई लिखें तो 10 फाई होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा VL डिवाइडेड बाय VR। VL को लिखेंगे I इंटू ओमेगा एल, डायरेक्ट लिख देना, आई एक्सएल को आई ओमेगा एल, और इसको लिखेंगे I इंटू आर। ओमेगा एल का वैल्यू कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस आ गया एग्जैक्ट कितना 3/4, टेन थीटा 3/4, इसका मतलब फाई का वैल्यू 37 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे, अब I इज इक्वल टू आई नॉट। अब आई नॉट भी कैसे निकालेंगे, आई नॉट का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी नॉट बाई जेड। वी नॉट कितना है 100, जेड कितना है 50, 2, तो लिखेंगे 2 साइन 30t माइनस कितना एंगल है 37 डिग्री। 37 डिग्री को पाई में कितना लिख सकते हैं, इसको डिग्री में नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि सबको रेडियन में लिखना होता है ना। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि करंट, ये मेन वोल्टेज का इक्वेशन दिया है ना, तो मेन करंट वोल्टेज से आगे कि वोल्टेज से पीछे है, इसलिए माइनस हो गया 37 डिग्री। किसी का सही, हाँ कौन सा जरा बताना, इक्वेशन याद है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ जो लिखा जाता है वो आरएमएस होता है कि पीक वैल्यू होता है, किसी का आंसर सही, बहुत हंसी, अब हम हंसेंगे, चलिए कोई बात नहीं, एक मौका और देते हैं। चलो इक्वेशन लिखने वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे करना है,
ये वाला तो शायद ही बनेगा, इसमें तो बहुत हद तक कर भी लिए होंगे। दे क्वेश्चन, हो गया ना ये, लिखो। पहले सर्किट बना लो पहले, इसमें सब, इसमें सीरीज भी है पैरेलल भी है। हो गया, करना बहुत कुछ है। सबसे पहले तो हमको ये वाला करंट बता दो आई कितना होगा, इसके अबाउट वोल्टेज बताओ V1 कितना होगा, इसके अबाउट वोल्टेज बताओ V2 कितना होगा। चल अब हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं। हमको इसमें 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। अलग अलग कुछ नहीं है जो पढ़ा, नहीं नहीं राइट कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी लिख लो 100, 100 हर्ट्ज। नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं, ओमेगा का वैल्यू लिखो 100, ओमेगा ले लो डायरेक्ट, उतना का है झमेला करोगे, ओमेगा 100 ले लो, बनाओ, चालू हो जाओ। इसके बाद हम लोग को एक छोटा छोटा चीज पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है, ठीक है, कल हम लोग पढ़ लेंगे, कल खत्म ये सब सारा, ठीक है। ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे जल्दी, ऑप्टिक्स बड़ा टॉपिक है, बहुत बहुत बड़ा है, समुद्र है वो पूरा। सितंबर, अक्टूबर, कितना 0 पॉइंट, ठीक है, तो अपना आंसर निकाल के रखो, देखते हैं मैच करते हैं कैसे क्या किया। हाँ, एक्सी और एक्सएल निकाला, फिर 200 और 100 कर दिया, मतलब पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी बना दिया। तो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनता तो सब चीज आसान हो जाता। ऊपर में तुम सीरीज जो जोड़ दिया दोनों को, वो जुड़ेगा थोड़ी, मतलब कोई फेज डिफरेंस होगा ही नहीं इसका मतलब।
कितना आंसर निकाला था? अच्छा ठीक। V1 V2 V2 है 10, ठीक है। V1 20/, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, पता नहीं है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई भी सही हो सकता है। वो छोड़ो ना, ऑप्शन से क्या चलना है हमको। V1 V2 I, अच्छा तुम V1 निकाला है ना? हाँ ठीक है, उसको रखो, चेक करेंगे, सही भी गलत कुछ भी हो सकता है। हाँ पूरा बना लो बढ़िया से। V2 10 आया, ठीक है। हाँ ठीक है, सब अपना अपना निकाल के आंसर पूरा बढ़िया से देख वेख लो। हाँ चलो, आंसर आ रहा है, वही बहुत बड़ा बात हो गया। चलो तो बताएं फिर। तो सबसे पहले ऊपर एक दिख रहा है ना सर्किट, एक नीचे भी है, और दोनों आपस में पैरेलल। तो सबसे पहले इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बस इसको इसके साथ पैरेलल ही है ना, तो इसको पहले इसके साथ देखते हैं, इसका भी फेजर डायग्राम बनेगा। चलिए, तो इसका फेजर डायग्राम इधर बनाते हैं। हाँ, करंट आई इधर होगा, VL इधर, VR इधर, मेन वोल्टेज इधर होगा। वी अच्छा, एक्सेल कितना आया इसके लिए? 50। एक्सेल 50 आया, रेजिस्टेंस भी कितना है? 50। तो अगर तुरंत बात किया जाए तो इसका जो Z होगा वो डायरेक्ट लिखते 50√2, अगर दिक्कत ना हो। रूट अंडर 50 का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर, 50√2 आएगा।
और इसमें जो करंट जाएगा डायरेक्ट वो लिखेंगे 20/50√2, तो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। ये निकाले कोई? ये करंट इसमें आ गया। अब ये मेन वोल्टेज और इसमें जो मेन करंट है इसके बीच कुछ एंगल होगा। जल्दी बताइए फाई कितना, देखते हैं कितना लोग का दिमाग दौड़ता है। 45 होगा। क्यों 45 होगा? VL होता है IXL और VR होता है IR। XL और R दोनों क्या है? सेम। और दोनों में I भी क्या है? सेम। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये पूरा एग्जैक्टली 45 मिल जाएगा। इसका फेजर डायग्राम कंप्लीट, I निकल गया। अच्छा, अगर हमको ये V2 चाहिए तो डायरेक्ट I इंटू R करेंगे। तो अगर सीधा बोला जाए तो V2 का वैल्यू हो जाएगा I इंटू R। I का वैल्यू कितना है? इंटू R का वैल्यू कितना है? 50। 20/√2, जिसको लिख सकते हैं कितना? यहां तक पहले बताओ किसको दिक्कत समझने में, इधर उधर कुछ भी? यहां तक आ गया। अब हमको तुमको एक चीज और याद रखना है, इस ब्रांच में वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है? 45। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इस वाले को पकड़ते हैं और इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। करंट इधर, VR इस साइड, VC नीचे, नेट वोल्टेज इधर आएगा। मेरे को ये बताओ उस केस में रेजिस्टेंस 100 और XC बताना कितना आएगा? 100 ही आ रहा। फिर से दोनों सेम हुआ, दोनों सेम हुआ, इसका मतलब जो Z होगा डायरेक्ट बोल सकते हैं 100√2। और इसमें जो करंट जाएगा इसको करंट I1 लिख लेते हैं और इसका करंट कितना लिख लेते हैं? I2। तो I2 जो लिखेंगे वो डायरेक्ट लिख दें 20/100√2, तो 1/5√2 I2 आ गया। अब अगर हमको ये V1 चाहिए तो V1 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I इंटू R 1/5√2 इंटू 100। कितना आ गया? 20/√2। इसके लिए फिर से कितना लिख सकते हैं? मेरे को फिर से बताओ ये एंगल कितना? ठीक है, अब यहाँ से समझना, यहीं से थोड़ा समझने वाला चीज है खाली। ये करंट I1 है, ये करंट I2 है। I2 का वैल्यू कितना है? 1/5√2 और I1 का वैल्यू 2/5√2। ठीक है, यहां पर जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है, ये जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे है। कितना एंगल? 45। और ये करंट वोल्टेज से आगे है, कितना? 45। तो अब मेरे को बताओ इस I1 और I2 में कितने का डिफरेंस हुआ? 90 का। यानी ये I1 और I2 के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर हम इस I नेट को निकाला जाए, ऐसा नहीं I1 I2 जोड़ देना है, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब रूट अंडर I1 का होल स्क्वायर प्लस I2 का होल स्क्वायर। I1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4/50 प्लस उधर से 1/50, 5/50, 5/50 मतलब आंसर आएगा I नेट। हाँ, क्या एक भी सही आया किसी का? वो छोड़ो ना, पहले हम पूछ रहे हैं वो बताओ। हाँ 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 हाँ, इसको एक सर्किट मान लो। इसका इसके बाद में 20 वोल्ट है। हाँ। फिर वही बात, यहाँ DC थोड़ी पढ़ रहे हैं कि दोनों वोल्टेज जोड़ देंगे तो ये वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है।
इतना पढ़ लिया इसी तक तो बहुत। चलो बना। अच्छा समझ में आया ना क्या किए? समझ में आना चाहिए, बने ना बने बात की बात है। हाँ तो कम से कम हमको बोलोगे तो नहीं ना कि नहीं पढ़ाए थे। चाहे एग्जाम में बने चाहे घर आके बने क्या। हाँ, हम लोग का एक एक छोटा सा टॉपिक रह गया। क्या बैंडविड्थ, क्वालिटी, बैंडविड्थ, क्वालिटी, सब तो खाली फॉर्मूला रटना है, खाली बैंडविड्थ का फॉर्मूला रटना है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला रटना है। ठीक है, जनरेटर पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, जनरेटर पढ़ाना क्या है उसमें तो समझाना रहता है, मेन है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में मतलब कल आधा घंटा लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। और कल अर्थ मैग्नेटिज्म भी करवा देंगे। ग्लोब है किसी के पास? है? किसके पास है? तेरे पास है ना, कल लेते आना। अरे कोई नहीं, खेलते खेलते आ जाना, क्या दिक्कत है। ग्लोब चाहिए, बिना ग्लोब के वो हम फील नहीं दिला सकते, क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, दिख जाना चाहिए। हाँ दोनों डाल देंगे। क्या?